चाय गरम में सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जो सियासत में सबसे ज्यादा गर्माहट दिखा रहा है। मुद्दा राम मंदिर से जुड़ा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ कह चुके हैं मामला अदालत में लंबित है। अदालत में लंबित है तो अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। लेकिन संघ की तरफ से तंज कसा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 में आप कहीं जाकर राम मंदिर की उम्मीद कीजिए। और वहीं कांग्रेस भी सामने आ रही है ये कहते हुए कि कांग्रेस राज में ही मंदिर का निर्माण होगा। 2025 में राम जन्मभूमि के ऊपर श्रेष्ठ राम मंदिर बनने के बाद फिर दिशा को और गति प्राप्त करने वाली संगम नगरी में चल रहे कुंभ से आरएसएस ने राम मंदिर की डेडलाइन बताई तो सियासी हलके में हलचल मच गई। राम मंदिर कब बनेगा इसकी तारीख बताने की हालत में तो केंद्र सरकार नहीं है, लेकिन अयोध्या की सियासत सरगर्म है। इस बीच मंदिर मुद्दे पर आरएसएस के प्रमुख नेता का यह बयान क्या एनडीए सरकार के लिए एक सिग्नल है? 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर पर आरएसएस ने 2025 की बातें क्यों की, ये सवाल सबकी जुबान पर आ गए। कयास लगाए जाने लगे कि आरएसएस मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख से खुश नहीं, लेकिन मंच से उतरने के बाद भैया जी ने अपने बयान पर सफाई देकर मामले को शांत करने की कोशिश की। देखिए, मंदिर बने ये हमारी इच्छा है, 2025 तक पूरा होना चाहिए, ये हमारी इच्छा है। तो सर क्या सरकार को तय करना है। 25 तारीख की शुरू थोड़ी करने की बात की है। आज शुरू होगा तो 5 वर्ष में बनेगा। आरएसएस की सफाई के बावजूद मंदिर पर सियासत गरमाने लगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मंदिर निर्माण जल्दी शुरू करने की वकालत की तो कांग्रेस ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर ही मंदिर का सपना सच होगा। नरेंद्र मोदी की सरकार की अब कार्रवाई करनी है और कार्रवाई ऐसे करनी है कि राम मंदिर की निर्माण आज शुरू हो जानी चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले पापी हैं भाजपाई। जो मर्यादा को नष्ट करेंगे वो मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त नहीं हो सकते हैं। हम मर्यादा स्थापित करने वाले लोग हैं, संविधान का आदर करने वाले लोग हैं। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तभी राम मंदिर बनेगा, ये आप मान करके चलो। नए साल के मौके पर दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर पर अध्यादेश नहीं लाने की बात कही थी। उधर कानूनी कार्रवाई में ये मामला खिंचता जा रहा है, इसलिए संघ परिवार और हिंदू संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि ये चुनाव से पहले संघ परिवार की सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चुनाव से पहले सियासत लगातार जारी है, कहीं काम के नाम पर तो कहीं राम के नाम पर। और इन सब के बीच आरक्षण का मुद्दा तो ऐसा है जिस पर सालों से इस देश में सियासत होती रही है। और हाल ही के दिनों में मोदी सरकार ने जिस तरीके से 10% आरक्षण का जिक्र किया, उसके बाद आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अब कांग्रेस ने दावा किया है कि वो हर विधानसभा में 33% महिला आरक्षण के विधेयक पर मोहर लगाएगी। ये वो विधेयक है जो सालों से नहीं कहिए दशकों से लंबित है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अब ऐलान कर रहे हैं कि वो राज्यों के स्तर पर विधानसभा के स्तर पर 33% महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़े विधेयक को पारित करा देंगे। राजस्थान कैबिनेट में इस विधेयक को लेकर चर्चा भी हो चुकी है। हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में, तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहां हमारी सरकार है कम से कम वहां पर हम इसको आगे लेकर जाएं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। जैसे पंजाब में ऐसा हुआ है और राजस्थान में हम लोग चाहते हैं, कल डिस्कशन भी हुआ है कैबिनेट में इस बारे में कि हम कैसे इसको आगे लेकर जाएं। और राजस्थान में जो महिला आरक्षण का बिल है उसको हम एक ऐसा अमली जामला बनाएं ताकि ये जो सोच थी इसको हम हकीकत में तब्दील कर सकें। तो सियासत गर्मा रही है, चाय भी इधर गर्म हो रही है और इन सब के बीच में सियासत से जुड़ी अलग अलग तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है। साल 2014 में राजस्थान से बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल संसद में नजर आते थे साइकिल पर चलते हुए। और अब कुछ उसी तरीके की तस्वीर राजस्थान के विधायकों में दिख रही है, जहां पर विधानसभा राजस्थान के विधायक पहुंच रहे हैं साइकिल से। देखिए जरा इन तस्वीरों को, अलग अलग तरीके के रंग नजर आ रहे हैं यहां पर, जहां पर विधायक साइकिल से पहुंच रहे हैं विधानसभा और दलील दी जा रही है पर्यावरण संरक्षण। लेकिन इस मुद्दे पर भी राजनीति गर्माती जा रही है।
तो एक तरफ राजस्थान विधानसभा में अलग तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन को लेकर भी तमाम तरीके के सवाल हैं। महागठबंधन की जो चाय उबलती हुई नजर आ रही थी, ऐसा लगता है कि वो कहीं ठंडी होती जा रही है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के चेहरे की स्वीकार्यता है तमाम राजनीतिक दलों को? क्या ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि राहुल गांधी ही 2019 के लोकसभा चुनाव के एकमात्र सबसे बड़े चेहरे होंगे विपक्ष के तौर पर? क्या पीएम मोदी के खिलाफ एकजुट हो सकेंगे विरोधी दल? क्या क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस का नेतृत्व मंजूर नहीं? क्या टुकड़ों में बटा विपक्षी महागठबंधन कर सकेगा मोदी का मुकाबला? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब से 2019 के आम चुनाव के समीकरण तय हो गए। लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक एनडीए या कहें तो पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष एकजुट नजर नहीं आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष की एकजुटता की संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय दलों में गठबंधन की संभावनाएं बहुत कम हैं। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को नए साथी मिल सकते हैं। अभी जो सियासी गणित सामने आ रहा है, उसके मुताबिक लोकसभा की करीब 44% सीटों पर मुकाबला अभी तक त्रिकोणीय दिख रहा है। 80 सीटों वाले राज्य यूपी में एसपी बीएसपी ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है। इसके बाद नाराज कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन तय माना जा रहा है। हाल ही में मायावती और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस अलायंस में बीएसपी भी शामिल हो सकती है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन में किस तरह का बिखराव है, इसकी एक तस्वीर कोलकाता में 19 जनवरी को भी देखने को मिलेगी। यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महारैली आयोजित करने जा रही हैं। कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड सज चुका है। 19 जनवरी ममता बनर्जी जो रैली कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कर रही है, वहां शिरकत करने के लिए देश भर से नामी गिरामी नेता कोलकाता पहुंच रहे हैं। इसी मंच से 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के खिलाफ नए राजनीतिक समीकरण बनाए जाएंगे। आज विरोधी दल इस बात को राष्ट्र के सम्मुख बार बार दोहरा रहे हैं कि उनमें अकेले में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में चुनाव लड़ सके। अगर वो अपनी विफलता का इस प्रकार से किसी मंच से उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें मुझे अपने शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। महारैली के बाद ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे के नेताओं के साथ टी पार्टी करेंगी। लेकिन गौर करने की बात है कि विपक्ष के इस पावर शो में कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी या सोनिया गांधी शरीक नहीं होंगे। हालांकि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी की इस महारैली के लिए अपना समर्थन दिया है। इससे एक बात और साफ हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के अलायंस होने के आसार बहुत कम है। कि अगर 2019 को सही तरीके से सही रुख की तरफ अगर घुमाना है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी का मुखालफत करना है और रियासती स्तर में तृणमूल कांग्रेस का हम लोग को मुखालफत करना पड़ेगा। उधर ओडिशा से भी नवीन पटनायक किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी वहां भी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी और बीजेडी के बीच त्रिकोणीय होगी। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अलायंस होना मुमकिन नहीं लगता है। बीजेपी के खिलाफ ये दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। बीजेपी के खिलाफ ये दोनों ही पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। हालात जो बन रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए बनाम महागठबंधन की सीधी लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज नेशन। तो विपक्ष एकजुट हो पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच विपक्ष का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिण के जाने माने अभिनेता प्रकाश राज राजनीति में अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक ने। अभिनेता से नेता बन चुके प्रकाश राज ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र से शुरू करने का फैसला किया है। आखिर क्यों वो सियासत में आ रहे हैं और क्या है उनके चुनावी मुद्दे, इस पर बात करने के लिए इस समय खुद प्रकाश राज जी हमारे साथ मौजूद है।
जी, मैंने जब जस्ट आस्किंग शुरू किया था, जो कम्युनल फोर्सेस जो है हमारे देश पे फैले हुए हैं, तो मैंने सोचा आई विल बी अ इंस्पिरेशन कैटलिस्ट। लेकिन ये 2 साल में मुझे ये तो डिसीजन पे आया कि जो कॉमन मैन है, जो सिटीजन ऑफ दिस कंट्री है, इसका वॉइस पार्लियामेंट में रहना चाहिए। चुनावी मुद्दे बहुत सारे चीज हैं। आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रॉब्लम देखो और देश की समस्या देखो। अग्रेरियन क्राइसिस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ हो सकता है। हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी आज की पॉलिटिकल पार्टीज इन मुद्दों पे सिर्फ लोन वेवर करती हैं। कोई सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगा और देश इसकी जरूरत भी हो रहा है कि हर स्टेट को, हर रीजनल पार्टीज इंपॉर्टेंट है। एक फेडरल सिस्टम की जरूरत दिख रहा है, ये आवश्यकता है। तो अगर हम डिनाई नहीं करना है इसको, सो देखेंगे कैसे डिफरेंट लीडर्स आके देश के बारे में सोच सकते हैं। देखिए प्रकाश राज जी जो कह रहे हैं कि मंजिलें अब बदल गई है और देखते हैं कि रास्ता कहां तक ले पहुंचता है। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु।